आज से 20 बरस पहले का जिक्र है। जून के आग बरसाते सूरज को मारगला की पहाड़ियों के पीछे छुपे कई घंटे गुजर चुके थे। रात का पहला पहर ढल रहा था। बादे शुमाल हरे भरे शहर की शादाबियों से सरगोशियां कर रही थी। ऐवान सदर का पुरतकल्लुफ इशाइया खत्म हो चुका था। मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी मुतस्सिल ड्राइंग रूम में अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे। माहौल पुरस्रार से तनाव की गिरफ्त में था। शिकम सेरी के बावजूद मेहमानों के चेहरों पर भूख और तलब की संवलाहट बिखरी हुई थी। सदर मोहम्मद रफीक तारड़ के इशाइये में शरीक ये मेहमान कोई आम अफराद ना थे। ये वक्त के बादशाह थे, पाकिस्तान के मालिक मुख्तार थे, जिनकी जुम्बिश लब आईन, कानून, पार्लियामेंट सब पे भारी थी। मौसम जिनकी इजाजत से करवट बदलते और हवाएं जिनसे अज़्ने खर्राम लेकर सफर पर निकलती थीं। ये थे जनरल परवेज मुशर्रफ, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद यूसुफ, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अहमद और जनरल मुशर्रफ के मोतमद खास इज्जत मुआब तारिक अजीज। इस इशाइये की ख्वाहिश खुद जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से आई थी। 13 जून की तारीख और शुरका की फहरिस्त भी उन्होंने दी थी। यह भी कहा गया था कि इस मुलाकात की मीडिया कवरेज नहीं होगी। सदर तारड़ को डॉक्टर अब्दुल कदीर की तरफ से कुछ खबरें मिली थीं। उन्होंने 12 जून की शाम मुझे अपनी रिहाइशगाह बुलाकर इस इशाइये के मुहर्रकात और इम्कानात पर तफसील से बात की थी। बतौर प्रेस सेक्रेटरी मेरा इस इशाइये से कुछ वास्ता ना था, सो मैं 200-300 मीटर दूर सदारती कॉलोनी में वाकई अपनी रिहाइशगाह में बैठा इशाइये की कोख से फूटने वाली अनहोनियों के जायचे बुन रहा था। मेहमानों ने कनखियों से एक दूसरे की तरफ देखा। जनरल मुशर्रफ ने गला साफ किया और तवील तमहीद के बाद हरफे मुद्दा पे आए। सर, इस सूरत हाल में फौजी क़यादत की राय यह है कि मेरे सदर बन जाने से पॉलिसियों के तसलसल का पैगाम जाएगा, बाहर से सरमायाकारी आएगी, मुल्की मफाद को तकवीयत मिलेगी। मैं उन तमाम तफसीलात को नजरअंदाज कर रहा हूं जो अगले दिन सदर तारड़ ने मुझे बताई। जनरल मुशर्रफ हरफे मुद्दा कह चुके तो सदर रफीक तारड़ ने भी तफसील से अपना नुक्ता नजर पेश किया और आखिर में कहने लगे, आपके सदर बनने की क्या सूरत है, तरीकाकार क्या होगा? जनरल गुलाम मोहम्मद गोया हुए, तरीकाकार क्या होना है सर, आप इस्तीफा भी तो दे सकते हैं। सदर के लहजे में थोड़ी तुर्शी आ गई। बोले, जनरल साहब, मैं किसी इनकलाब के जरिए या किसी का तख्ता उलटकर सदर नहीं बना। मैं रिकॉर्ड वोट लेकर यहां आया हूं। और सदर को टोकते हुए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल यूसुफ बोले, तो क्या आईन आपको इस्तीफे की इजाजत नहीं देता? सदर के लहजे की तुर्शी तलखी में बदल गई। जी देता है इजाजत, मगर आपने असेंबली छोड़ी ना स्पीकर, मैं किसे इस्तीफा दूं? अब के जनरल महमूद की बारी थी। बोले, आप चीफ एग्जीक्यूटिव को दे दें। सदर तारड़ बोले, जनरल साहब, आप बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं सबसे बड़ा ओहदा रखने के बावजूद आपके सामने बहुत कमजोर हूं, लेकिन जिस आइन का आप लोग जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं सुप्रीम कमांडर हूं। चीफ एग्जीक्यूटिव समेत आप सब मेरे मातहत हैं, मेरी कमान में हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने मातहत की खिदमत में इस्तीफा पेश कर दूं? तारिक अजीज बोले, सर, कोई तरीकाकार तो निकालना होगा ना। सदर ने कहा कि तरीकाकार निकालना मेरा नहीं, आपका दर्द सर है। फिर सदर तारड़ हतमी अंदाज में बोले, और आखिरी बात सुन लें, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। निस्फ शब हो रही थी जब ताकत के कबीदा खातिर देवता ऐवान सदर से रुखसत हो गए। अगली सुबह में सदर तारड़ के दफ्तर में बैठा इनसे ये रुदात सुन रहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद, जो बाद में जनरल और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने, ने बताया कि जनरल महमूद मिलना चाहते हैं। सदर ने कहा, बुला ले। जनरल महमूद ने वाज़ेह पैगाम दिया, जनरल परवेज मुशर्रफ दौरे भारत से पहले 20 जून को सदारत का हलफ ले रहे हैं, बेहतर होगा कि आप इस्तीफा दे दें। सदर ने इनकार कर दिया। 20 जून की सुबह ही से सदर की रिहाइशगाह समेत पूरा ऐवान सदर मुहासरे में ले लिया गया था। हमारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों को ना जा पाए। इस कम नसीब सुबह का आगाज चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर से जारी होने वाले एक फरमान से हुआ, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 2 बराए 2001 कहा गया। हुक्म सादर हुआ कि द पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अमेंडमेंट ऑर्डर 2001 शैल सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। इमरजेंसी तरमीमी ऑर्डर 2001 के इजरा से फौरी कबल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मनसब सदारत पर फाइज शख्स फौरी तौर पर अपने ओहदे से फारिग समझा जाएगा। इससे मुतसिल एक दूसरा फरमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 3 बराए 2001 जारी हुआ। Upon the office of the President becoming vacant for any reason whatsoever, the Chief Executive of the Islamic Republic of Pakistan shall be the President of the Islamic Republic of Pakistan. चाहे किसी भी वजह से सदर का ओहदा खाली हो जाने पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर बन जाएगा। इतनी सी बात थी। सदर रफीक तारड़ न जाने क्यों सबसे ज्यादा वोट लेने, वफाक की अलामत और सुप्रीम कमांडर होने की तावीलात में उलझे हुए थे। नमाज जोहर अदा करके वो लाहौर रवाना हो गए। सरे शाम ऐवान सदर की एक पुरशिकवा तकरीर में चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान ने एक हाजिर सर्विस वर्दी पोस्ट जर्नल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हलफ ले लिया।
انہوں نے کوئی استفسار نہ کیا کہ منتخب صدر کہاں ہیں، یہ عہدہ کیسے خالی ہوا، ایک باوردی جرنیل کیسے صدر بن سکتا ہے۔ ایسی باتیں، گھاتیں اور وارداتیں پاکستان کے معمولات کا حصہ ہیں۔ سو تقریب میں شریک ذی وقار مہمانوں میں سے کسی کے ماتھے پر تحیر کی کوئی شکن نہ ابھری۔ جون کے آتش مزاج مہینے نے 20 سال پرانی راکھ میں دبی چنگاریاں سلگا دی ہیں۔ دائروں کا یہ سفر کب تک رہے گا؟ کیا ہم مستحکم آئینی و قانونی ڈھانچے اور معتبر نظام قانون و انصاف کی شاہراہ مستقیم کی طرف لوٹ سکیں گے؟ مہذب ممالک میں دستور کو متبرک دستاویز خیال کیا جاتا ہے۔ عدل و انصاف اور امور ریاست کے تمام دھارے اسی سرچشمے سے پھوٹتے ہیں۔ آئین شکنوں کے پاس ہمیشہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کی دلیل ہوتی ہے۔ ترازو بدست قبیلہ رضاکارانہ گرم جوشی اور خوش دلانہ خود سپردگی کے ساتھ اپنی زنبیل سے نظریہ ضرورت کی سبز چادر نکالتا اور آئین کے مزار پر چڑھا کر آئین شکنوں کے دربار میں چا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ قوم 7 دہائیوں سے وسیع تر قومی مفاد اور نظریہ ضرورت کے 2 پارٹوں میں پس رہی ہے۔ میں نے تو کل کی کہانی بیان کی ہے۔ 1953 میں نیم مفلوج گورنر جنرل غلام محمد نے طاقت کے دیوتاؤں کی اشیر بات سے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو کھڑے کھڑے گھر بھیج دیا تھا۔ خواجہ صاحب جب کف در دہن غلام محمد کی گالیاں کھا کر نکلے تو اپنی ٹوپی وہیں بھولائے۔ وہ ٹوپی اور آنے والے کئی وزرائے اعظم کی ٹوپیاں، دستاریں اور دوپٹے غلام محمد کے روحانی ورثاء کے مال خانے میں پڑے ہیں۔ آج کے انقلابی دور اور عہد انصاف میں بھی کسی کی جرت نہیں کہ وہ آخری آئین شکن شخص کا احتساب کرے، اس کے اربوں روپے کے کھاتوں کی منی ٹریل مانگے، اس سے آمدن سے زائد اثاثوں کے بارے میں کوئی سوال پوچھے۔ کوئی مائی کا لال اس کی املاک نیلام نہیں کر سکتا، مجال نہیں کہ کوئی اس کے ریڈ وارنٹ جاری کرائے۔ اس کے باوجود ہز ماسٹرز وائس والے کالے توے کی طرح صبح و شام ایک ہی راگ الاپا جا رہا ہے کہ احتساب سب کا ہوگا، قانون سب کے لیے ہے، ہر ایک کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ احتساب کی تلوار سے صرف حریفان سیاست کے سر قلم ہو رہے ہیں، تازیانے صرف انہی کی پیٹھ پر برس رہے ہیں، قرقیاں اور نیلامیاں انہی کی املاک کی ہو رہی ہیں، اور اس سب کچھ کو اپنے نامۂ اعمال کا حسن سمجھا جا رہا ہے۔ جب تک آئین بے توقیر ہوتا رہے گا اور جب تک ہم قانون و انصاف کے اس دوہرے، دوغلے اور دو منہ والے افریت سے نجات نہیں پاتے، دائروں کا سفر جاری رہے گا۔ ہم انہونیوں کے تلاطم میں گھمن گھیریاں کھاتے رہیں گے۔